दोस्तों, जैसे कि हम पिछले क्लास में बताए थे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में, आज हम देखेंगे वायुमंडल के संगठन के बारे में। तो पहले ये देखते हैं कि वायुमंडल क्या है। तो यहीं से लिखा है वायु प्लस मंडल यानी आवरण। वायु यानी पवन का, वायु का आवरण ही क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। ये वायुमंडल बना कैसे? तो जब शुरू में पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था तो पृथ्वी क्या थी? गरम क्या थी? एक गोला के समान थी, गर्म गोला के समान। लौ तप्त गोला नहीं बोलते हैं, लौ तप्त गोला के समान थी ये हमारी अर्थ। जब इस पे जीवन नहीं था, जब शुरू में जब पृथ्वी का ये निर्माण हुआ था तब ये कैसा था? गर्म गोला के समान था। तो जब गर्म गोला था तो इसका स्पीड क्या थी? बहुत ज़्यादा थी। जब ये स्पीड इस पे बहुत ज़्यादा ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा था। कौन? ये जो पृथ्वी है। जब गर्म गोला का टाइम था तब, जब गर्म गोला के समान जब था तब शुरू में ही, तो जब ये रोटेट कर रहा था तो जो इसके आसपास जो भी गैसें थी वो क्या कर रहा है? जब कोई भी चीज़ रोटेट करेगा बहुत तेज़ी से तो क्या करेगा? आसपास के चीज़ को बाहर की तरफ फेंकेगा। ऐसे इसी को मान लीजिए रोटेट करा इस पे। चाहे आप लोग चरखा पे कभी बैठे होंगे तो जब आप बहुत तेजी से घूमता है तो लगता है कि फेंक देगा आपको। तो क्या कर रहा था? इसमें गैसों का जो आवरण था उसको फेंकने लगा चारों तरफ। तो जब ये चारों तरफ फेंक रहा था तो इसी से क्या हुआ? हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ। तो इस पे कौन कौन से, पहले हम ये देखते हैं कि इसकी संगठन, मतलब इसमें क्या कौन कौन सी गैसें पाई जाती है वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें पाया जाता है नाइट्रोजन। सबसे पहले क्या पाया जाता है इस पे? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन लगभग कितना पाया जाता है? ये 78.1%। ये नाइट्रोजन पाया जाता है 78.1%। ये लगभग कितना इसको बोल सकते हैं? लगभग 78%। इसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 20.99%, यानी इसको लगभग कितना बोल सकते हैं? 21%। नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद आर्गन एक इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। ये कितना पाया जाता है? लगभग 0.93%। इसके बाद CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना? 0.03%। ये हमारी लगभग प्रमुख 4 गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2। ये प्रमुख 4 गैसेस हैं। इसके बाद इसमें हीलियम के बाद हाइड्रोजन सबसे कम पाया जाता है। मतलब प्रमुख 4 गैसेस ये पाई जाती है, लेकिन इसमें हीलियम भी पाया जाता है, नियोन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है। तो ये है सबसे भारी गैस। सबसे भारी गैस कौन सी है? CO2। और सबसे हल्की गैस। तो जो चीज़ सबसे हल्की होगी वो सबसे दूर फेंकेगी। ऐसे भी आप लोग किसी भी चीज़ को रोटेट कराते हैं तो देखते होंगे कि जो भारी चीज़ है, कोई भी एक आप हेवी वेट ले लीजिए और एक लाइट वेट ले लीजिए, एक हल्का सा वेट ले लीजिए बस, और उसको घुमाइए तो जो हल्का होगा वो बहुत दूर फेंक दीजिएगा, और जो हेवी होगा वो उतना दूर नहीं फेंका जाएगा। तो उसी तरह हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है और CO2 सबसे भारी गैस है। तो हम इसमें अलग अलग गैसों के बारे में देखते हैं, इसमें इसका क्या काम है।
गैसेस पाई जाती हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई कारण होगा उस पर। तो पहला तो लिखिए नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन, एक तो ये हो गया कि ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कौन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। याद रखिएगा, वायुमंडल में अगर दे देगा कि धरातल पे यानी क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन। लेकिन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाएगी? नाइट्रोजन। इसका क्या काम है? तो एक तो एक जो है वो धुआं, कृत्रिम धुआं बनाने में यूज होता है। इसको कृत्रिम धुआं बनाने में, कृत्रिम धुआं जैसे जैसे आप लोग देखते होंगे जहाँ कहीं पे भी लड़ाई होती है, जब कहीं पे लड़ाई होती है तो हमारे सैनिक, चाहे किसी भी देश के सैनिक, भागने के लिए क्या करते हैं? एक ऐसा बम फोड़ते हैं जहाँ पे वो एक कोहरा टाइप के छा जाता है, नहीं धुआं 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 जैसा बना देता है, जिससे छुप कर कोई भी सैनिक आसानी से भाग जाते हैं। तो कृत्रिम धुआं यहाँ बनाने में, चाहे आप लोग कहीं देखते होंगे जो परफॉर्मर होता है, जो स्टेज पे कहीं स्टेज, मान लीजिए स्टेज पे परफॉर्म कोई करता है तो देखे होंगे कि यहाँ पे कुछ कुछ लगता है कि धुआं धुआं जैसा दिखाई दे रहा है नीचे में, और यहाँ पे परफॉर्मर खड़ा होके अपना, ये मान लीजिए परफॉर्मर है, परफॉर्मर खड़ा होकर क्या कर रहा है? परफॉर्मेंस कर रहा है अपना। और नीचे में देखिएगा उसके तो लगेगा कि एक ओस जैसा, फुहारा जैसा कुछ धुआं धुआं छाया हुआ है, तो उस पर कौन सी गैस? यही नाइट्रोजन गैस छोड़ी जाती है। वो नाइट्रोजन गैस से ही बनता है, और ये गंध रहित है। गंध रहित, इसमें गंध नहीं पाया जाता है, गंध रहित है और रंगहीन है, रंगहीन गैस है। इसमें गंध नहीं पाया जाता है, और ये कैसी गैस है? रंगहीन गैस है। कौन? नाइट्रोजन। और ये नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा यूज कहाँ होता है? प्रोटीन बनाने में। यहाँ लिख लीजिए, इसे प्रोटीन बनाया जाता है। प्रोटीन, जैसे आप लोग देखते होंगे कि कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होता है, लेकिन प्रोटीन में सी होता है, यानी कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, और नाइट्रोजन भी होता है। किसमें? प्रोटीन में। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में, चाहे वसा में, नाइट्रोजन नहीं होता है। तो इसका कहाँ यूज होगा? प्रोटीन बनाने में। और प्रोटीन कौन बनाएगा? क्या प्रोटीन इसे हम लोग बना लेंगे? जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, क्या उससे हम लोग प्रोटीन बना सकते हैं? तो नहीं, हम लोग डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना सकते हैं। तो प्रोटीन कौन बनाएगा? तो प्रोटीन पेड़ पौधा बनाता है, पेड़ पौधा बनाता है। इस नाइट्रोजन से प्रोटीन कौन बनाएगा? पेड़ पौधा बनाएगा। अब पेड़ पौधा कैसे बनाएगा? तो इसके जो जड़ है, जड़ में, पेड़ पौधे के जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम। राइजोबियम, राइजोबियम लिगोमोनास बोलते हैं, इसका पूरा नाम है राइजोबियम लिगोमोनास। इस जीवाणु का, यही बैक्टीरिया क्या करता है? इस नाइट्रोजन को, ये राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। इस नाइट्रोजन को, वायुमंडल जो नाइट्रोजन है उसको क्या में? नाइट्रेट में बदल देता है, और ये नाइट्रेट पेड़ पौधे में जाता है। फिर वो पेड़ पौधे से हम लोग लेते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। आप डायरेक्ट प्रोटीन हम लोग नहीं बना सकते हैं, तो किससे लेंगे? हम लोग पेड़ पौधे से लेते हैं। तो राइजोबियम लिगोमोनास। अब लिगोमोनास, तो ये नाइट्रोजन को, ये राइजोबियम जीवाणु क्या हर पेड़ पौधे में बनेगा? राइजोबियम जीवाणु हर पेड़ पौधे में
नहीं पाया जाता है। किसमें ज़्यादा पाया जाएगा? ये राइजोबियम जीवाणु जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो दलहनी फसल में पाया जाता है। दलहनी फसल की जड़ में राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम पाया जाता है किसमें? दलहनी फसल की जड़ में। तो इसीलिए जब देखते होंगे पहले के ज़माने में लोग जब खेती करते थे तो क्या करते थे, साल भर में एक बार जरूर उस खेत में क्या लगाते थे? दलहनी फसल लगाते थे। दलहनी फसल जैसे चना हुआ, अरहर हुआ, मसूर हुआ। तो उसमें क्या होता है कि राइजोबियम जीवाणु आते हैं उसके जड़ में, और इस नाइट्रोजन को क्या में नाइट्रेट में कन्वर्ट करके खेत की उर्वरा शक्ति को क्या करते हैं? पुनः बढ़ा देते हैं। अगर यहाँ पे देखे होंगे जो लोग कि उतना ये दलहनी फसल का जब खेती नहीं करते हैं तो लोग क्या यूज करते हैं? यूरिया का यूज करते हैं। यूरिया का इसमें लगभग नाइट्रोजन कितना होता है? 46%। लगभग 46% नाइट्रोजन होता है किसमें? यूरिया में। यानी उसको बोलते हैं क्या? एनपीके। एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो जिस खेत में ज़्यादा दलहनी फसल नहीं लगेगी उसमें क्या यूज होता है? यूरिया यूज होता है। उसी यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है कितना? लगभग 46%। तो और इसका क्या काम है? इसका एक शीतलक के रूप में यूज होता है। शीतलक यानी शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका? नाइट्रोजन का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से हम नाइट्रोजन के बारे में देख लिए। ये हमारे वायुमंडल में तो सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। इसका उपयोग कृत्रिम धुआं बनाने में किया जाता है। कैसा गैस है? गंध रहित है और रंगहीन गैस है। इसका उपयोग पेड़ पौधे प्रोटीन बनाने में करते हैं। और प्रोटीन कैसे बनता है? तो राइजोबियम जीवाणु से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। किसमें पाया जाएगा? दलहनी फसल में पाया जाता है और एक शीतलक के रूप में यूज करते हैं। अब हम लोग दूसरी गैस के बारे में देखते हैं, ऑक्सीजन के बारे में। दूसरा गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये 20.99%। एक तो ये हो जाएगा कि यह दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस। ये दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन है? ऑक्सीजन है। दूसरा ये इसको प्राणदायिनी गैस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम लोग सांस लेते हैं अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो इंसान क्या होगी? इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्या हो गया? एक प्राणदायिनी गैस हो गया। कौन? ऑक्सीजन। तीसरा ये आग जलाने में आपको जलाने में क्या करता है? सहायता करता है। आग जलाने में कौन सहायक होता है? तो यही ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस आग जलाने में सहायता करता है। और ये आता कहाँ से है हमारे वायुमंडल में? तो जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, यानी लिख लीजिए प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे क्या करते हैं कि CO2 गैस को लेते हैं। जब जब पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं अपना, किसके द्वारा बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस द्वारा बनाते हैं। तो CO2 गैस को लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। इसमें क्या करते हैं? CO2 गैस को ऑब्जर्व करते हैं यानी अवशोषित करते हैं।
और ऑक्सीजन गैस को, O2 को यानी ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं यानी छोड़ते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन क्या हमारे वायुमंडल में आता है। ये दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है, प्राणदायिनी गैस है, आग को जलाने में ये हेल्प करता है। और ये हमारे वायुमंडल में कैसे आता है, तो फोटोसिंथेसिस द्वारा। और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन बनाता है, कहाँ का जंगल, तो अमेजन, अमेजन नदी घाटी। लगभग वर्ल्ड का कितना, लगभग पूरे वर्ल्ड का 20%, यानी 20% ऑक्सीजन देता है। कौन, अमेजन का। अमेजन जो जंगल है ब्राजील में, साउथ अमेरिका में, वो लगभग 20% ऑक्सीजन देता है पूरे वर्ल्ड का। इसीलिए इसको धरती की फेफड़ा बोला जाता है। धरती की फेफड़ा बोला जाता है किसको, अमेजन नदी घाटी को। तो इस तरह से हम क्या देखें, ये ऑक्सीजन के बारे में देखें। ये दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस, प्राणदायिनी गैस, आग को जलाने में सहायता करती है। कैसे प्राप्त होती है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। और ये अमेजन नदी घाटी लगभग पूरे वर्ल्ड का 20% ये ऑक्सीजन गैस देती है, इसीलिए इसको धरती की फेफड़ा बोला जाता है। तो हम देखें ऑक्सीजन के बारे में। अब देखते हैं CO2 के बारे में, जो मुख्य गैस है CO2, उसके बारे में। CO2 गैस ये कितना पाया जाता है, लगभग 0.03%। ये कैसा गैस है, सबसे भारी गैस है। हम पहले बताए थे कि ये कैसा गैस है, भारी गैस है। जब भारी गैस होगा, अगर कोई भी चीज भारी होगी तो कहाँ होगी, पृथ्वी के निकट ज्यादा होगी, हवा में ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। कोई भी अब भारी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो कहाँ आएगी, पृथ्वी पे आती है। तो ये भारी है, तो ये सबसे निकट, धरती के सबसे निकट रहेगी। एक तो लिखिए कि यह सबसे भारी गैस, यह सबसे भारी गैस है। पृथ्वी के निकट पाई जाती है। ये भारी गैस होगी तो कहाँ पाई जाएगी, पृथ्वी के निकट पाई जाएगी। ये कैसे गैस है, ग्रीन हाउस गैस है ये, या एक हरित गृह गैस है। हरित गृह गैस मतलब, ग्रीन हाउस मतलब ये हमारे वायुमंडल को क्या करेगी, गर्म करेगी। यह एक हरित गृह गैस है। और कौन हरित गृह गैस है, तो जलवाष्प होगा, जलवाष्प, मीथेन, CO2, ये सब कैसी गैस है, हरित गृह गैस है। ये हमारे वायुमंडल को क्या करेगी, गर्म करेगी। कौन, CO2 गैस। प्रकाश संश्लेषण में पौधे इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी यूज करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का इस्तेमाल करते हैं पौधे भोजन बनाने में, तो CO2 गैस, यानी फोटोसिंथेसिस में किस गैस का, CO2 गैस का यूज करते हैं। यह आग बुझाने में सहायक होता है, आग को बुझाने में सहायक होता ही है। जैसे कहीं भी देखे होंगे आग, कहीं आग लग जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ कहीं पे आग लगा हुआ है, ये आग लगा हुआ है, तो इसको क्या करिए आप, किसी भी कंबल से या किसी भी चीज़ से ढक दीजिए ऐसा कि इसमें ऑक्सीजन न जाने पाए। तो जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो इसके चारों तरफ क्या होगा, CO2 का आवरण बन जाएगा। यानी मान लीजिए
ये ऐसे है, या मान लीजिए यहाँ आग ये जल रहा है, ये आग जल रहा है, इसको अगर कहीं ढक देंगे ऐसे, तो इसमें क्या होगा, इसके चारों तरफ CO2 गैस हो जाएगा। CO2 गैस, जब ये चारों तरफ CO2 गैस हो जाएगा तो इसको क्या कर देगा, चारों तरफ CO2 का आवरण बन जाएगा। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो इस आग को क्या कर देगा, वो बुझा देगा, आग को बुझा देगा। इसीलिए आप देखे होंगे कहीं कहीं रेलवे स्टेशन पे क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन पे बालू भरकर, बाल्टी में बालू भरकर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, जब कहीं आग लगेगी तो उस पर बालू को डाल दिया जाएगा। जब बालू डाल देंगे तो ऑक्सीजन को जाना वो रोक देगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो उसमें CO2 गैस भर जाएगा। जैसे ही CO2 गैस भर जाएगा उस आग को बुझा देगा। तो ये आग बुझाने का काम करता है। तो इस तरह से ये हमारे क्या थे, CO2 गैस के बारे में थे। अब एक और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट गैस है, उसको ले लीजिए, हाइड्रोजन को देख लीजिए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये सबसे तेज जलने वाला गैस है। ये जलता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन। तो एक ये पाया कहाँ जाता है, ये हमारे वायुमंडल के सबसे ऊपर पाया जाएगा। सबसे हल्की है तो इसका मतलब सबसे ऊपर पाया जाएगा। ये सबसे ऊपर पाया जाएगा कौन, हाइड्रोजन गैस। जलने पर बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, जलने पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है कौन, हाइड्रोजन गैस। ये जलने पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। जो हमारा सूर्य देखते हैं सन, ये सन क्या है, सन तो हाइड्रोजन गैस का एक गोला ही है। इसमें क्या है, सन के हाइड्रोजन गैस भरा है। सन में क्या है, हाइड्रोजन गैस भरा है। जो सन होते हैं या तारे होते हैं उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। जब यही हाइड्रोजन गैस जब जलता है, जलने के बाद जो समाप्त होता है तो किसका निर्माण करता है, हीलियम का। हाइड्रोजन गैस जलने के बाद हीलियम का निर्माण करता है। तो आप कभी देखते होंगे आप लोग, जब ऊपर में देखिएगा जहाँ सन होता है वो तो दिखेगा नहीं, या स्टार को, किसी भी स्टार को ले लीजिए तो आप देखते होंगे कहीं कहीं वहाँ पे यहाँ पे मान लीजिए चलता हुआ दिखेगा, ये साइन कर रहा है। नहीं, जैसे चंद्रमा हुआ, सन को तो हम लोग देख नहीं पाएंगे, कभी कभी हम लोग देख लेते हैं सुबह के टाइम में, तो उसमें देखिएगा क्या होता है, कहीं कहीं काला धब्बा जैसा पाया जाता है। यहाँ लगेगा काला धब्बा, यहाँ लगेगा, कहीं लगेगा लगता है कि पूरा चीज जल रहा है, पूरा एरिया, लेकिन कहीं कहीं ब्लैक स्पॉट बन रहा है। तो इसका मतलब वहाँ क्या, वहाँ हाइड्रोजन समाप्त हो गया है। हाइड्रोजन लगभग समाप्त हो गया है या समाप्त होने वाला है, इसीलिए वहाँ ब्लैक स्पॉट बन जाता है। तो हाइड्रोजन गैस किसके थ्रू में पाया जाता है, सन में पाया जाता है। चाहे हाइड्रोजन बम भी देखिएगा, हाइड्रोजन बम में बहुत ज़्यादा एनर्जी पाया जाता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि अगर हाइड्रोजन बम किसी पे गिरा दिया जाए तो किसी भी देश को तो जलाकर राख कर देगा। तो ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती है और ये सबसे ऊपर पाया जाएगा किसमें, तारे में। स्टार में भी पाया जाता है, सन में भी पाया जाता है। और एक तरह से ये क्लीन एनर्जी का सोर्स है। ये किसका सोर्स है, तो क्लीन एनर्जी का, यानी क्लीन ऊर्जा का, यानी स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। ये स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत कैसे है, जब हाइड्रोजन मान लीजिए जल रहा है, जलने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए हाइड्रोजन को,
तो जब हाइड्रोजन जलता है ऑक्सीजन में तो क्या बना देगा, H2O और प्लस ऊर्जा। ऊर्जा ऊर्जा तो देगा ही, ऊर्जा तो हम लोग यूज कर लेंगे। जैसे आजकल जो देख रहे होंगे गाड़ी चलती है तो हम लोग उस पर किस पे काम कर रहे हैं, इसी हाइड्रोजन एनर्जी पे काम करते हैं, जो क्लीन एनर्जी का सोर्स माना जाता है, एक स्वच्छ एनर्जी का सोर्स माना जाता है, स्रोत माना जाता है। तो इसी हाइड्रोजन को यूज करते हैं। ऑक्सीजन से जब इसको रिएक्शन करा के जलाते हैं तो एक जल बनता है, इस जल का हम लोग यूज कर लेंगे, उपयोग कर लेंगे और ऊर्जा बनता है। तो इस तरह से ये हमारे वायुमंडल के क्या थे, लगभग जो इम्पोर्टेंट गैस थी हम लोग उसको देख लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में वायुमंडल की संरचना के बारे में देखेंगे। तो ये वायुमंडल का संगठन था, नेक्स्ट क्लास में वायुमंडल की संरचना के बारे में देखेंगे।